दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जिस तरह के दांव चल रहे हैं उसे देखकर पार्टी में भगदड़ मच गई। केजरीवाल जिस तरह से मौजूदा विधायकों के टिकट काट रहे हैं उससे पार्टी के कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं। जानकारों का कहना है केजरीवाल 20 से अधिक मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है। केजरीवाल ने जिस तरह से दिलीप पांडे का टिकट काटा और तिमारपुर से किसी बाहरी को टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं उससे पार्टी के कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं और हालत ये हो गई कि तिमारपुर विंग के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं और साफ साफ कह दिया कि वे किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं बल्कि उसे हराने के लिए काम करेंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस बार बड़ी संख्या में टिकट बेचना चाहती है। इसके पहले दिलीप पांडे ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा था कि वे अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिलीप पांडे के इस फैसले के तुरंत बाद बीजेपी के सुरेंद्र पाल बिट्टू आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू दिलीप पांडे से लगातार 3 बार चुनाव हार चुके हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि तिमारपुर सीट एक हारे हुए उम्मीदवार को पैसे के लिए बेच दी गई। दिलीप पांडे को इस वजह से टिकट देने से मना किया गया। रामनिवास गोयल के साथ भी केजरीवाल ने यही खेल किया था। रामनिवास गोयल के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के तुरंत बाद ही केजरीवाल ने जितेंद्र शंटी को पार्टी में शामिल कर लिया और मतलब कि रामनिवास गोयल की सीट से अब शंटी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के इसी खेल से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। दिलीप पांडे के समर्थकों के गुस्से का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तिमारपुर के सोशल मीडिया इंचार्ज सुंदर मल्होत्रा ने एक्स पर अपना इस्तीफा पोस्ट करते हुए कहा कि अपने पोस्ट में लिखा कि वे ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं लड़ सकते जो टिकट खरीदने के लिए कुख्यात है। आम आदमी पार्टी टिकट बेचने के आरोप पहली बार उस पर नहीं लगे। इससे पहले भी दिल्ली से पंजाब तक टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस बार टिकटों की खरीद फरोख्त कुछ ज्यादा ही होने के आसार हैं, इसलिए वे अब बागी होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहले से ही कार्यकर्ताओं के संकट से जूझ रही है क्योंकि जब से शराब घोटाला कांड हुआ पार्टी के हजारों कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हो गए और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपने भ्रष्ट नेताओं की वजह से घर बैठ गए। जो बचे हैं वे विधायकों के टिकट काटने से उसे बेचे जाने से नाराज हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो आम आदमी पार्टी के आने वाले वक्त में उसके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती हैं। अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि विपक्षी गठबंधन की कमान उनके हाथों में हो। एमके स्टालिन भी इंडिया ब्लॉक के नेता बनने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन इनमें से कई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को अपना नेता मानने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में हरियाणा में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और खुलकर कह डाला कि उन्होंने ही इंडी गठबंधन के गठन में बड़ी भूमिका निभाई और जिन्हें गठबंधन का नेतृत्व दिया गया वे कुछ कर नहीं पाए, इसलिए अब उनकी बारी है, वे आगे आकर गठबंधन का नेतृत्व करें। ममता बनर्जी ये कहते ही अखिलेश यादव उनके समर्थन में आगे आ गए। ममता बनर्जी ने इसके पहले भी कई मौकों पर इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पर निशाना साधा। हाल ही में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के संसद के अंदर सिर्फ अडानी का मुद्दा ही उन्हें दिखता है। विपक्षी नेताओं में ममता बनर्जी पहली नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर सकारात्मक बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र की सेना की तैनाती की पहल करनी चाहिए। ममता का यह बयान तब आया जब कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद ममता के ठीक उलट बोल रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो भारत में हो सकता है। ममता के इन 2 बयानों से साफ है कि वे इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के स्टैंड के और कामकाज से असंतुष्ट हैं। ममता बनर्जी राहुल और सोनिया को तो एकदम पसंद नहीं करती। ये विपक्षी गठबंधन के नामकरण समारोह में ही साफ हो गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए राहुल के बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया था। ये सभी जानते हैं कि राहुल को दरकिनार कर कांग्रेस कोई इस तरह की बात सोच नहीं सकती। ये भी ममता बनर्जी की एक चाल ही थी। ममता बनर्जी जानती थीं कि इसके लिए खड़गे तैयार नहीं होंगे और बाकी दलों के सहयोग से समय आने पर वे अपना नाम आगे कर सकेंगी। ममता को नीतीश कुमार से भी भय था जो शुरू में अघोषित संयोजक की भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। ममता ने अड़कर नीतीश को संयोजक बनाने से मना कर दिया था। ये बात राहुल गांधी ने वर्चुअल मीटिंग में जब नीतीश कुमार को बताई तो उन्होंने इंडिया ब्लॉक से विदाई लेने में ही भलाई समझी। ममता बनर्जी की अखिलेश यादव से खूब बनती है। अखिलेश जब भी कोलकाता जाते हैं ममता से मिले बगैर नहीं लौटते। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ममता बनर्जी की पटरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में ममता पहुंच गई थी। वैसे भी अखिलेश कांग्रेस को अधिक तवज्जो देने के मूड में कभी नहीं दिखते। चुनावों के दौरान सीटों का बंटवारा हो या संसद में सिटिंग अरेंजमेंट, अखिलेश ने कांग्रेस के प्रति तल्ख तेवर ही अपनाए हैं। बिहार में आरजेडी भी कांग्रेस को बोझ ही मानती रही, इसलिए तेजस्वी यादव को ममता का साथ मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे से भी ममता बनर्जी की अच्छी पड़ती है। ममता अगर इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के लिए रजामंदी दे रही है तो यकीनन उनके चिंतन में सियासी किरदारों के भरोसे ही बात की होगी। असल में इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व अपने हाथों में लेकर ममता बनर्जी कांग्रेस मुक्त विपक्ष वाले आइडिया पर काम करना चाहेंगी। कांग्रेस मुक्त विपक्ष का आइडिया ममता बनर्जी का ही है और इसे लेकर ममता बनर्जी पहले भी प्रयास कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने इंडी गठबंधन की जड़ें पहले ही हिलाकर रख दी थीं। बची कुची कसर रोहिंग्टन नरीमन ने बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान के माध्यम से पूरी कर दी। रोहिंग्टन नरीमन ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे किसी मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेकुलरिज्म के साथ खिलवाड़ था। इसके बाद तो इंडी गठबंधन में भूचाल ही आ गया, जिसके बाद गठबंधन की दीवारें दरक गई। इंडी गठबंधन में खटपट तो इसके बनने के बाद ही से जारी है। कभी नीतीश अलग होते हैं, कभी केजरीवाल। विपक्षी एकता में लेटेस्ट डेंट तो बाबरी विध्वंस की बरसी पर लगा, जब उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर ने 6 दिसंबर को एक पोस्ट किया। उद्धव के करीबी मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी विध्वंस की एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट की और पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने बाल ठाकरे का कथन लिखा था कि मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ऐसा किया। बस बात इतनी ही थी। इसके बाद से एमवीए में विरोध के स्वर उठने लगे। जैसे ही इस पोस्टर पर अबू आजमी की नजर पड़ी, महाविकास अघाड़ी की दीवार उठाई गई। शिवसेना यूबीटी के एमएलसी मिलिंद नार्वेकर की ओर से बाबरी विध्वंस की तस्वीर पोस्ट किए जाने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। अबू आजमी ने आनन फानन में एमवीए से सपा के अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी में कोई ऐसी भाषा बोलता है तो फिर भाजपा और एमवीए में फर्क क्या रहेगा, उनके साथ रहने का क्या मतलब। इस तरह की पोस्ट से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। समाजवादी पार्टी का ये कदम शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। इंडी गठबंधन की कवायद में इनका बड़ा रोल रहा है। महाराष्ट्र चुनाव की हार का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी के अलग होने से एक और जख्म मिल गया। बाबरी मस्जिद पर उद्धव की शिवसेना का स्टैंड हमेशा भाजपा की ही तरह रहा। यही वजह है कि नार्वेकर शिवसेना की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। इंडी गठबंधन में इसे लेकर सवाल उठने लगे। हालांकि अब तक उद्धव की शिवसेना खामोशी है। महाविकास अघाड़ी आगे और कितने वक्त तक अटूट रहेगा, ये भी सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव की शिवसेना बीएमसी चुनाव में अकेला चलो की राह पर चलती दिख सकती है। स्थानीय निकाय के चुनाव में इंडी गठबंधन के ही साथ एक दूसरे के खिलाफ नजर आ सकते हैं। इंडी गठबंधन के लिए देश के अन्य राज्यों में भी हाल कुछ कमोबेश ऐसा ही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भले ही गठबंधन के साथ है, मगर उसकी सियासत से ऐसा कभी दिखता नहीं। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। अब जब अगले साल दिल्ली में चुनाव होने हैं तो विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थामकर अपना अंजाम देख चुके हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल भी अब गठबंधन में कांग्रेस से कन्नी काट रहे हैं। ममता बनर्जी भी गठबंधन से दूर ही नजर आ रही हैं। बंगाल में भी उनकी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा था। अब तो ये गठबंधन के नेतृत्व पर ही सवाल उठा रही है। गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेने या फिर नए मोर्चे की कवायद में भी जुट गई है। लगता है विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे अरविंद केजरीवाल का खुद पर अब उतना भरोसा नहीं रहा। यही वजह है कि वे अब बीजेपी की जमकर कॉपी करने लगे हैं। केजरीवाल ने उम्मीदवारों के नाम तय करने से लेकर नारे तक बीजेपी की नकल करके गढ़ लिए। असल में जिसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक बता रही थी, वो पूरी तरह से बीजेपी की नकल है, क्योंकि बीजेपी ने ही चुनाव में सबसे पहले काफी पहले अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करना शुरू किया था। बीजेपी की नकल पर केजरीवाल ने भी अपने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन अब वही लिस्ट केजरीवाल के गले की हड्डी बन चुकी है। जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, उन सब का विरोध पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही अपने इलाके में करना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं का विरोध इतना तगड़ा है कि पूरी पार्टी ही इन इलाकों में ध्वस्त होती हुई नजर आने लगी है। केजरीवाल जिसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता ही अब उसे खुलकर फेल बताने लगे हैं। रही बात नारों की, तो पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे को केजरीवाल ने भी अपने हिसाब से दोहरा दिया और ये सोचे बगैर कि पीएम मोदी का एक है तो सेफ है वाला नारा योगी आदित्यनाथ के नारे का विस्तार है। एक है तो सेफ है का सीधा मतलब है बटेंगे तो कटेंगे। मतलब कि यहां भी केजरीवाल बीजेपी की नकल मारने के चक्कर में फंस गए। यमुना पार की ऐसी 2 सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध काफी ज्यादा हो रहा है, जिनमें गोंडा और रोहतास नगर सीटें शामिल हैं। दोनों सीटों पर कुछ दिन पहले प्रत्याशी घोषित हुए। गोंडा क्षेत्र के विधायक रहे श्रीदत्त शर्मा गौरव शर्मा को टिकट पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं, जबकि रोहतास नगर सीट से पार्टी के कार्यकर्ता ही घोषित की गई प्रत्याशी सरिता सिंह का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन्हें छोड़कर किसी को भी टिकट दे दें। आम आदमी पार्टी ने इस बार पिछली बार से कुछ और जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दिया। पार्टी की पहली सूची जारी हो चुकी है, जिसमें 11 प्रत्याशी भी घोषित किए जा चुके हैं। ये बात और है कि इनमें से 6 सीटों पर प्रत्याशी दूसरे दलों से आए लोगों को बनाया गया।
मगर विरोध उन दो प्रत्याशियों का हो रहा है जो पार्टी के अपने लोग हैं। इनमें से रोहतास नगर सीट पर विरोध तेज होता जा रहा है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं और वे इसे लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं और जल्द ही विरोध में मंडोली रोड पर एक बड़ा धरना देने जा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने धमकाए जाने का भी आरोप लगाया है और इसी कड़ी में एक कार्यकर्ता ने सरिता सिंह के खिलाफ ज्योतिनगर थाने में शिकायत दी है। सरिता सिंह 2015 में आप की टिकट पर विधायक बनी थी जो 2020 में हार गई। अभी तक ये पहली बार ऐसी प्रत्याशी हैं जो पिछली बार हार जाने के बाद भी टिकट पाने में सफल रही। घोंडा सीट पर इलाके के पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा पार्टी द्वारा दी गई टिकट का विरोध कर रहे हैं। वो पार्टी से टिकट पर पुनर्विचार किए जाने की मांग कर रहे हैं। उनके समर्थकों का दावा यह है कि यदि टिकट नहीं बदली गई तो यहां पार्टी बुरी तरह से हारेगी। शर्मा इस सीट से 2015 में विधायक बने थे जो 2020 में हार गए। पार्टी ने इस सीट से एक वार्ड से निगम पार्षद के पति गौरव शर्मा को उतारा है। पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा ने समर्थकों को साथ लेकर गत दिनों टिकट पर पुनर्विचार किए जाने की मांग को लेकर पदयात्रा की और ये दोनों सीटों इस समय भाजपा के पास हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस और राहुल गांधी के सितारे इन दिनों गर्दिश में। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दलों की आंखों में राहुल खटकने लगे हैं। सबको यही लगता है कि राहुल गांधी की वजह से ही इंडी गठबंधन की ऐसी तैसी हो रही है। इंडी गठबंधन के नेताओं को छोड़िए, अब तो जिन्हें इस गठबंधन से कुछ लेना देना नहीं, वैसे लोग भी राहुल गांधी पर सवाल उठाने लगे हैं और गठबंधन का जिम्मा दूसरे नेताओं को सौंपने की बिना मांगे सलाह दे रहे हैं। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर अपना दावा ठोक रही हैं। कांग्रेस इस दावे से असहज हो गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी और शरद पवार की एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे ने भी ममता बनर्जी के दावों का समर्थन कर दिया। इस बीच पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी अपनी राय व्यक्त की। उनका कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन के सभी दल ममता बनर्जी को अपने नेता के रूप में आगे लाते हैं तो ये गठबंधन निश्चित रूप से सफल होगा। उन्होंने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा अच्छा नेता माना। सत्यपाल मलिक का बयान ऐसे समय में आया जब इंडिया गठबंधन के विभिन्न दल अपने नेतृत्व की और चुनावी रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने ममता और उद्धव ठाकरे दोनों को इस गठबंधन के लिए उपयुक्त नेता बताया। उन्होंने कहा कि आज के समय इंडिया गठबंधन के लिए सबसे मजबूत नेता यदि कोई है तो वो ममता बनर्जी हैं और अगर इंडिया गठबंधन के सभी दल ममता बनर्जी को अपने नेता के रूप में आने दें तो यकीनन इंडिया गठबंधन सफल होगा। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे अच्छा नेता ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जी हैं। शरद पवार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की अगुवाई करने की इच्छा जाहिर की। शरद पवार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एक काबिल नेता है और उन्हें विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर करने का अधिकार है। सप्ताह की शुरुआत में ममता ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए वे विपक्षी गठबंधन के संचालन की जिम्मेदारी भी संभाल सकती है। ममता ने यह बयान ऐसे समय में दिया जब हाल ही में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और विभिन्न क्षेत्रीय दलों के बीच असंतोष के कारण विपक्षी गठबंधन में मतभेद सामने आए। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व की दोहरी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। अब सभी की निगाहें कांग्रेस के अगले कदम पर टिकी हैं क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी अडानी और किसानों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन समेत कई मुद्दों पर संसद में खुद को अलग थलग पाती हैं, जहां इसके कई सहयोगी इससे दूर रहते हैं। इंडिया गठबंधन का गठन विपक्षी दलों द्वारा किया गया जिसमें विभिन्न दलों को एकजुट करने की कोशिश की गई थी। इस गठबंधन का उद्देश्य 2024 के आम चुनाव में भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प प्रस्तुत करना था। चुनाव से पहले ही इस गठबंधन में से नीतीश कुमार ने अपनी राह अलग कर ली और भाजपा के साथ एनडीए के गठबंधन में शामिल हो गए। देश की सियासत में गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाले नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन पिछले 10-11 सालों में अरविंद केजरीवाल ने जितने रंग बदले वो सबको हैरान करने वाला है। सरकारी बंगले से लेकर अब तक केजरीवाल खुद अपनी बातों से इतनी बार पलट चुके हैं कि किसी को अब शायद ही उन पर भरोसा होगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए केजरीवाल कोई मौका नहीं चूकना चाहते। तरह तरह की रणनीतियों को बनाने के साथ केजरीवाल ज्योतिषों से भी सलाह ले रहे हैं। मुहूर्त के मुताबिक ही केजरीवाल अपने सारे काम करते हैं, लेकिन इन सब के बीच किसी ज्योतिष ने उन्हें सलाह दे डाली कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत पाएगी जब चुनाव का चिन्ह बदल दिया जाएगा, नहीं तो न तो आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी और न ही केजरीवाल फिर से दिल्ली के सीएम बन पाएंगे। बस फिर क्या था, अरविंद केजरीवाल ने झटपट पार्टी का चुनाव चिन्ह ही बदल डाला और अब नए चुनाव चिन्ह के सहारे आम आदमी पार्टी जन यात्राएं निकालना शुरू कर चुके हैं। असल में पहले आम आदमी पार्टी ने अपने झंडे का रंग
पंजाब चुनाव के वक्त सफेद से पीला कर दिया था और अब ज्योतिष की सलाह पर पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू के रंग को सफेद से बदलकर काला कर डाला। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह पहले सफेद हुआ करता था और अरविंद केजरीवाल उसे सादगी, ईमानदारी और पारदर्शिता का रंग बताया करते थे और खुद को कट्टर ईमानदार और देशभक्त कहा करते थे। लेकिन शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद से केजरीवाल ने अब ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटना लगभग बंद कर दिया, लेकिन अब वही सफेद रंग काला हो गया। इसके पीछे आम आदमी पार्टी की तरफ से लॉजिक ये दिया जा रहा है कि बुरी नजर से बचने के लिए झाड़ू का रंग बदल दिया गया है। अभी तक पार्टी की तरफ से इसके बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह बदलाव कई दिनों पहले भी देखा जा चुका है। असल में जब तक आम आदमी पार्टी का दफ्तर 206 राउज एवेन्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर था, तब तक उसकी झाड़ू का रंग सफेद ही हुआ करता था, लेकिन दफ्तर बदलते ही वो सफेद से काला हो गया। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा कि केजरीवाल ने झाड़ू को अपने दिल के रंगों से रंग दिया, तो दूसरे ने चुटकी लेते हुए काली कमाई से बनी पार्टी को अब अपना असली रंग सबको दिखाना पड़ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि झाड़ू का रंग बदला है, लेकिन तेवर नहीं, तेवर वही पुराने हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि केजरीवाल चाहे जितना भी रंग बदल लें, दिल्ली में उनका जीत पाना संभव नहीं, क्योंकि अब केजरीवाल के सारे पोल खुल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।